बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते गाते गुनगुनाते होंगे। इस वीडियो में हम इस चैप्टर नंबर 11 क्लास 10 की केमिस्ट्री यूनिट नंबर 11 और वी कैन से चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 की जो केमिस्ट्री है उसका चैप्टर यूनिट नंबर 11 के MCQs करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो को इस चैप्टर को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर को मैंने ऑलरेडी A to Z टॉपिक वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है। इस वीडियो में हम MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस भी कर लेंगे। अगर इसके बावजूद भी आपको इस चैप्टर में किसी भी टॉपिक में मसला हो तो आपने सिर्फ करना ये है कि आपने प्लेलिस्ट में विजिट करना है, इस चैप्टर के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है मेरे चैनल के, वहाँ आपको इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा और इसके प्लेलिस्ट में आप क्लिक कर लेंगे, आपको इस चैप्टर की सारी वीडियोज़ आ जाएंगी। उस सारी वीडियोस में आपको किसी भी टॉपिक में मसला हो बस आप वो उस वीडियो पर क्लिक कर ले, आपको वो टॉपिक आ जाएगा। अगर उसके बावजूद भी उस टॉपिक पे नहीं समझे तो कमेंट सेक्शन में फिर पूछ लो, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। और शुरू करते हैं, आते हैं अपने MCQs की तरफ। जो इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है MCQs। द फर्स्ट MCQs इज द कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन इज। हमें कहा फर्स्ट MCQs में कहा गया है कि कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन इज। सो जो ऑप्शन ए है CH3 CH2 CH2 CH3, ये ओपन चेन फार्मूला है, ये हमारे पास कंडेंस्ड फार्मूला नहीं है। ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए ये CH3 CH2 एंड CH3, दिस इज द कंडेंस्ड फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन में हमारे पास 4 कार्बन होते हैं 1, सो CH2 हमारे पास 2 टाइम्स है 1 2 3 एंड 4। सो दिस इज द कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। इन द MCQs का नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। अब आते हैं अपने सेकेंड MCQs की तरफ। कंपाउंड C6H12 हैव ऑल सिंगल बॉन्ड्स, एट लीस्ट 1 डबल बॉन्ड, एट लीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड और ऑल डबल बॉन्ड्स। देखिए हमें कहा गया है कि MCQs नंबर 2 में कि जो कंपाउंड है C6H12, इसमें हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है इसमें। सो देखिए सबसे पहले आप जो फार्मूला होता है सिंगल बॉन्ड के लिए CnH2n+2 और जो डबल बॉन्ड के लिए फार्मूला होता है CnH2n, जो ट्रिपल बॉन्ड के लिए फार्मूला होता है CnH2n-2 है, आई थिंक सही है। अच्छा अब यहां पे आप देख ले तो ये क्या है 6, n हमारे पास 6 है। सो H2 6 12, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द फार्मूला ऑफ अल्कीन। अल्कीन है, सो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कंपाउंड हमारे पास अल्कीन है और अल्कीन में हमारे पास एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होता है। सो MCQs नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। MCQs नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। MCQs नंबर 3 में हमें कहा गया है कि हमारे पास कौन सा कंपाउंड इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। वो कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से बने हों या इसके डेरिवेटिव्स को भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। बाकी जितने भी हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। MCQs ऑप्शन ए फर्स्ट हमें दिया गया है मीथेन। मीथेन तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। CH3OH इज अल्कोहल, इट इज आल्सो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सोडियम साइनाइड NaCN, ये जो हमारे पास है MCQs नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। NaCN इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑप्शन डी मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, जो कि हमारे पास क्या है अल्काइल हैलाइड्स है। अल्काइल हैलाइड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो MCQs नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। अच्छा MCQs नंबर 4 की तरफ आते हैं। अल्काइल हैलाइड इज कंपोज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड, ये जो CH3Cl है ना, इट इज अल्काइल हैलाइड। सो अल्काइल हैलाइड इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड हेलोजेंस। हेलाइड्स हमारे पास हेलोजेंस को कहते हैं। सो अल्काइल हैलाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ
कार्बन, हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस। हैलोजेंस ग्रुप 7 के एलिमेंट्स को हम हैलोजेंस कहते हैं, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रेटीन, दे आर कॉल्ड हैलोजेंस। सो एमसीक्यूज नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। अल्काइल हाइलाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस। क्लोरीन हमारे पास क्या है, एक हैलोजन है। ओके, इन दिस इज कंपाउंड इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। एमसीक्यूज नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्कोहल। सो अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है ना, हमें कहा गया है कि फंक्शनल के इसमें से कौन सा कंपाउंड अल्कोहल है, तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है OH। जिस कंपाउंड के साथ OH अटैच होगा, ये बॉन्ड हुआ होगा, तो हमारे पास हम कहेंगे कि ये अल्कोहल है। तो आप देख लें, ये जो ऑप्शन ए है इसके दोनों साइड पे कार्बन है, इट इज ईथर। ऑप्शन बी जो है इट इज अल्कोहल, उसको देख लें आप, इसके एक साइड पे जो एंड है इसके OH लगा हुआ है। सो एमसीक्यूज नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, अल्कोहल। CH3CH2OH is the correct option of MCQs number B. The unsaturated hydrocarbon is, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास अल्केन्स होते हैं, अनसैचुरेटेड हमारे हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास अल्कीन्स एंड अल्काइंस होते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि इनमें से कौन सा कार्बन हमारे पास अनसैचुरेटेड है। सो C3H8 इज, अगर आप इस वाले फार्मूले से H से देख लें तो इट इज अल्केन, और अल्केन्स हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। C2H6 भी हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। CH4 भी हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। C3H6 इस वाले फार्मूले में फिट होता है, मतलब C3 2 into 3, सो हमारे पास क्या आता है 6C। तो ये वाला हमारे पास क्या है, अल्कीन्स है। अल्कीन्स आर द एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्कीन एंड अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो हम कह सकते हैं कि एमसीक्यूज नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 7, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन इज। देखिए, कीटोन के ये कार्बोनाइल कार्बन के दोनों साइड पर हमारे पास अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। सो ये जो है ये है फंक्शनल ग्रुप कीटोन का। हमारे पास कार्बन के डबल बॉन्ड होंगे और ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है कीटोन का। सही है, इसको मैंने एक्सप्लेन भी काफ़ी डिटेल से किया हुआ है, अगर आप इससे फंक्शनल ग्रुप वाली वीडियो में भी इसे देख सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 7, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। एमसीक्यूज नंबर 8 की तरफ आते हैं। नेचुरल गैस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ कोर्स नेचुरल गैस में हमारे पास सबसे लाइटर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, लाइटर अल्केन्स होते हैं, और सबसे लाइटेस्ट अल्केन्स हमारे पास क्या है, मीथेन CH4। सो हम कह सकते हैं कि नेचुरल गैस हमारे पास 80 to 85% जो होता है वो हमारे पास अल्केन्स पर मुश्तमिल होता है। सो नेचुरल गैस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ अल्केन्स, मीथेन, सॉरी, natural gas is mainly composed of methane. MCQs number 8, the correct option is option A. Catenation is the linkage of carbon with other carbon. कैटिनेशन हमारे पास कार्बन की वो प्रॉपर्टी है जिसके जरिए कार्बन अपने दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़ता चला जाता है और एक लॉन्ग चेन बनाता चला जाता है और हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स को जन्म देता है। सो कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ bonding of carbon with another carbon. The correct option is option B. MCQ number 9, correct option is option B. MCQ number 10, oxygen is attached on both sides to carbon in. तो देखिए, जो ईथर होता है ना, इसमें ऑक्सीजन दोनों साइड पर कार्बन के साथ अटैच होता है। ये ईथर का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देख लें, ऑक्सीजन इस साइड पे भी कार्बन के साथ अटैच है और इस साइड पे भी कार्बन के साथ अटैच है, जबकि अल्डिहाइड्स हो गए, कीटोन्स हो गए, अल्कोहल हो गया, इसमें ऑक्सीजन एक ही साइड पर अटैच होता है कार्बन के साथ, जबकि ईथर में ऑक्सीजन दोनों साइड पर कार्बन के साथ अटैच होता है। एमसीक्यूज नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है इट इज़ ऑप्शन डी। आई होप आपको एमसीक्यूज की समझ आ गई होगी। देखिए, इसका जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि डिफाइन द फंक्शनल ग्रुप, गिव सम एग्जांपल ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन। हमें कहा गया है
कि आप हमें फंक्शनल ग्रुप की डिफिनीशन करो। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है कि डिफाइन फंक्शनल ग्रुप, और हमें कुछ एग्जांपल्स दो ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स की जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। सो फंक्शनल ग्रुप इज बेसिकली एन एटम or group of atom that is attached to an organic compound and give a certain chemical properties to organic compound। देखिए फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ऐसा एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं which are attached to organic compounds and give certain chemical properties to that organic compound, or we can say and are responsible for the chemical properties of that particular organic compound। समझाता हूं किस तरह। ऑर्गेनिक कंपाउंड और फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ऐसा एटम और ग्रुप ऑफ एटम होता है। इन केस ऑफ हेलोजेंस आर हमारे पास अल्काइल ग्रुप, अल्काइल को शो करता है, अल्काइल हेलाइड्स को, सॉरी अल्काइल को, अल्काइल फंक्शनल ग्रुप है ये। आर हमारे पास, यहां पर आर हमारे पास अल्काइल ग्रुप को शो कर रहा है, अल्काइल ग्रुप, जबकि इसके साथ यहां पे अगर लेट सपोज हेलोजेंस कोई मौजूद हो, कोई हेलोजन एटम मौजूद हो, इन केस ऑफ अल्काइल हेलाइड्स यहां पर क्लोरीन भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हम लिख लेते हैं, आयोडीन, एस्ट्रेटिन, इसमें कोई भी हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में, सही है। सो यहां पर क्या है, यहां पर फंक्शनल ग्रुप एटम है। इन केस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल पे यहां पे OH है, ये ग्रुप ऑफ एटम्स है। सो अ फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट इज अटैच्ड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। अल्काइल ग्रुप क्या है, इट इज बेसिकली अल्केन्स। अल्केन्स हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। सो फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट इज अटैच्ड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। यहां पर अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज हेलोजेंस से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। वजह यह है कि इनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। अगर अल्काइल ग्रुप सेम भी हो और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। सो फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट इज अटैच्ड टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, अब आते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल्स हम वो पढ़ लें, वो फंक्शनल ग्रुप के एग्जाम्पल्स पढ़ लेंगे जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद हो। तो अल्कोहल हो गया, अल्कोहल में भी हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है। इसी तरह ईथर, जिसके दोनों साइड पे कार्बन होता है, तो ये ईथर हो गया, सही है। इसी तरह अल्डिहाइड्स, अल्डिहाइड में कार्बोनाइल कार्बन होता है, एक साइड कार्बन का अटैच होता है इसके साथ और दूसरे साइड हाइड्रोजन। इसी तरह कीटोन्स, कीटोन में भी यही कार्बोनाइल कंपाउंड कार्बन होता है और इसके दोनों साइड्स पर अल्काइल ग्रुप होते हैं, जबकि एल्डिहाइड्स पे एक साइड पे अल्काइल ग्रुप होता है, दूसरे साइड पे हाइड्रोजन। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें भी कार्बोनाइल कार्बन, लेकिन यहाँ पर H की जगह यहाँ पे OH होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस इज द डिफिनीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप हैविंग ऑक्सीजन। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ कैन वी ऑब्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। हमें कहा गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नेचुरल सोर्सेज से किस तरह ऑब्टेन कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सोर्सेज हम उन चीज़ों को कहते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के हासिल करने का जरिया बनती हैं, जिससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करते हैं। सो अगर हम जब जो क्या कहते हैं, फ्रेडरिक होलर ने
जब वो यूरिया प्रिपेयर नहीं किया था लैब में, उससे पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिफिनीशन इस तरह करते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। दो कंपाउंड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसा हम डिफाइन करते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड को 1827-1828 से पहले, जब फ्रेडरिक होलर ने यूरिया को लैब में प्रिपेयर नहीं किया था। 1813 में आई थिंक, मतलब मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी भी पेश की थी। उसने उस वाइटल फोर्स थ्योरी में कहा था कि देयर इज अ मिस्टीरियस फोर्स, ए मिस्टीरियस अननोन फोर्स इज प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दैट मिस्टीरियस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसने जो थ्योरी पेश की थी उसने इसमें कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, वो सिर्फ हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि कुदरत ने लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक अननोन, एक मिस्टीरियस फोर्स डाली हुई है। वही अननोन मिस्टीरियस फोर्स लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाती है। लेकिन फिर ये सब हमारे पास गलत साबित हुआ जब यूरिया को फ्रेडरिक होलर ने लैब में प्रिपेयर किया। इन सब बातों का मतलब ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास मेनली प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब लिविंग सोर्सेज से हासिल होते हैं। जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म अभी जिंदा है उसमें हमारे पास प्लांट्स आते हैं एंड एनिमल्स आते हैं। अच्छा देखिए, प्लांट्स वगैरह से हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स हासिल करते हैं। जो प्लांट्स हैं इनसे हम कार्बोहाइड्रेट्स हासिल कर सकते हैं, इनसे हम प्रोटीन हासिल करते हैं, इनसे हम विटामिन्स हासिल करते हैं, इनसे हम लिपिड्स और फैट्स हासिल करते हैं, इनसे हम फैट्स एंड ऑयल्स हासिल करते हैं। इसी तरह एनिमल्स में हमारे पास प्रोटीन होता है, लिपिड्स होता है, फैट्स एंड ऑयल्स वगैरह होते हैं, ETC वगैरह वगैरह, ये हम एनिमल से हासिल करते हैं। अब ये तमाम चीज़ें क्या हैं? ये तमाम चीज़ें हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, फैट्स एंड ऑयल, ये हमारे पास क्या है? इट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये हम किस चीज़ से हासिल करते हैं? ये हम प्लांट्स से हासिल करते हैं। प्लांट्स के स्टेम, फ्रूट्स और इसके लीव्स वगैरह से हम ये सब चीज़ें हासिल कर सकते हैं। इसी तरह एनिमल्स से हम प्रोटीन हासिल करते हैं। प्रोटीन्स एनिमल के मीट में, इनके गोश्त में प्रेजेंट होता है। इसी तरह इनसे हम फैट्स एंड ऑयल्स, लिपिड्स वगैरह, जो चर्बी वगैरह होती है वो हासिल करते हैं। इसी तरह इससे हम फैट्स एंड ऑयल्स हासिल करते हैं। जो मिल्क होता है, जो बटर हो गया, चीज़ हो गया, ये हमारे पास क्या है? फैट्स एंड ऑयल्स हैं। इसमें हमारे पास फैट्स एंड ऑयल मौजूद होता है। जो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं। ये वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अभी जिंदा हैं। ये जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये अभी जिंदा हैं। अच्छा, अब वो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो मर गए हैं, तो वो हमारे पास जब प्लांट्स डेड हो जाते हैं तो और इन पे ज़ेर ज़मीन आ जाते हैं, उन पे अरसा गुजर जाता है, तो हमारे पास ये कोल की शक्ल अख्तियार कर लेता है। इसी तरह ये हमारे पास जब एनिमल्स मर जाते हैं और इनके पीछे, इनके ऊपर जो होते हैं, ये एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं किसी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से, इनके ऊपर ज़मीन की एक तह बन जाती है, तो ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह ये नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो सोर्सेस हैं, ये लिविंग सोर्सेस से हम ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करते हैं। जो डेड सोर्सेस हैं उससे हम, जो कोल हो गया, इससे हम मीथेन एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स, जो कोल हो गया, ये हमारे पास फ्यूल पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, ये कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो जो मीथेन है, मीथेन हमारे पास हम कोल से हासिल करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स जिस तरह हमारे पास हो गया ज़ाइलिन,
ज़ाइलीन जो हो नेप्थलीन हो गया, नेप्थलीन और एंथ्रासीन वगैरह जो हो गए, ये हमारे पास कोल से हासिल होते हैं। पेट्रोलियम से हमारे पास जो होता है, पेट्रोलियम हमारे पास क्या होता है? इट इज़ बेसिकली, ये हमारे पास मीथेन होता है। इसमें हमारे पास साइक्लो अल्केन्स होते हैं। साइक्लो अल्केन्स हो गए जो अरोमेटिक कंपाउंड्स है, अरोमेटिक कंपाउंड्स वगैरह है, ये हमारे पास पेट्रोलियम में प्रेजेंट होता है। पेट्रोलियम में जो हम गाड़ियों में तेल यूज़ करते हैं, जो डीजल वगैरह यूज़ करते हैं, इट इज़ बेसिकली पेट्रोलियम। अच्छा, नेचुरल गैस में हमारे पास मेनली 85 to 90% हमारे पास इसमें मेन जो कंपोनेंट होता है वो है मीथेन। इसमें हमारे पास मीथेन प्रेजेंट होता है, ईथेन, प्रोपेन भी हमारे पास स्मॉल मिकदार में प्रेजेंट होते हैं, और ब्यूटेन भी हमारे पास इसमें बहुत ही कम मिकदार में प्रेजेंट होता है। ये क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और इनके सोर्सेज क्या हैं? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्लांट्स, एनिमल्स, कोल्स, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अच्छा, अब हमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, व्हाट आर साइक्लो अल्केन्स? साइक्लो अल्केन्स क्या हैं? हमें क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में, व्हाट आर साइक्लो अल्केन्स? साइक्लो अल्केन्स हमारे पास क्या है? अगर हम साइक्लो अल्केन की डिफिनीशन करें ना, तो साइक्लो अल्केन्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन आर अरेंज्ड, इन विच carbon, a type of alkenes in which carbon is arranged in close chain, or we can say in which carbon is arranged in cycle. कार्बन एक साइकिल की शक्ल में अरेंज हुआ होता है। देखिए, प्रोपेन का ओपन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, कार्बन और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये प्रोपेन का ओपन स्ट्रक्चर हो गया। अब प्रोपेन क्लोज स्ट्रक्चर में किस तरह रहेगा? एक कार्बन इस कार्बन के साथ और कार्बन इस कार्बन के साथ प्रेजेंट होता। तो ये क्या कर रहा है? ये एक ट्राइएंगल बना रहा है। इसी तरह ब्यूटेन हमारे पास इस तरह प्रेजेंट होता है, पेंटेन हमारे पास इस तरह प्रेजेंट होता है, हेक्सेन जिस तरह बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, हेक्सेन हमारे पास उस तरह का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसके दरमियान जो होते हैं वो डबल बॉन्ड्स नहीं होते। हेक्सेन कुछ इस तरह दिखता है, मतलब आप इसको हटा लो, पेंटेन के इस वाले बॉटम को हटा लो, ये हो गया आपका हेक्सेन। साइक्लो अल्केन्स हमारे पास ऐसे अल्केन्स होते हैं जिनमें कार्बन इन फॉर्म ऑफ साइकिल अरेंज हुआ होता है, जिस तरह मैंने आपको साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन, इन दिस इज साइक्लोहेक्सेन, इसकी एग्जांपल मैंने आपको दे दी। अब साइक्लो अल्केन में इस तरह होता है कि इसमें 2 हाइड्रोजन क्या होंगे? इसमें 2 हाइड्रोजन लेस होंगे एज कंपेयर टू ओपन चेन। देखिए, ओपन चेन में यहां पे कार्बन जो प्रोपेन है ओपन चेन में, इसके साथ कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, जबकि जो साइक्लोप्रोपेन है इसके साथ 1 2 3 4 5 6, तो इसके साथ 6 हाइड्रोजन है, जबकि इस स्ट्रेट चेन प्रोपेन के साथ 8 हाइड्रोजन है। यहां जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा तो इसमें 2 हाइड्रोजन लेस होंगे एज कंपेयर टू ओपन चेन। वजह इसकी ये होगी कि जो ओपन चेन होता है इसके जो एंड पे जो टर्मिनल कार्बन्स होते हैं इनके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन, जबकि साइक्लो अल्केन में हमारे पास टर्मिनल कार्बन सिरे से होता ही नहीं है, तो तमाम हाई कार्बन्स के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। इसी तरह जो स्ट्रेट चेन ब्यूटेन है तो इसमें 2 हाइड्रोजन ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू साइक्लिक ब्यूटेन। एंड साइक्लिक ब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर होता है इट इज अनस्टेबल एज कंपेयर टू ओपन चेन। ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस स्ट्रक्चर। आई होप मैंने आपको साइक्लो अल्केन्स
का जो फिनोमेना है वो समझा दिया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। राइट डाउन एग्जाम्पल ऑफ 3 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद देयर स्ट्रक्चर एंड कंडेंस्ड फार्मूला। देखिए हमें कहा गया है कि आप जो हैं वो 3 हाइड्रोकार्बन्स, 3 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमें कहा गया है कि आप 3 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के स्ट्रक्चर ड्रा कर लो और साथ ही साथ इनके आप कंडेंस्ड फार्मूलाज भी लिख लो। तो देखिए सबसे पहले जो हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे वो होगा, हम अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं तो या तो हम अल्कीन का स्ट्रक्चर ड्रा कर लेंगे या अल्काइन का। अल्कीन का ड्रा कर लेंगे आपको आसानी होगी। मीथेन तो नहीं होता, इसमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होता है, तो ईथेन से स्टार्ट करते हैं। ईथीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है कि यहाँ पे कार्बन, इसके साथ डबल बॉन्ड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन। कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ईथीन। अब इसका कंडेंस्ड फार्मूला क्या होगा? इसका कंडेंस्ड फार्मूला ये होगा कि कार्बन के यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है और कार्बन यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। सो दिस इज द कंडेंस्ड फार्मूला। अच्छा, ये तो एक हो गया। इसी तरह ईथीन, प्रोपीन की एग्जांपल सेकंड में ले लेते हैं। प्रोपीन। अच्छा, प्रोपीन में क्या होगा? यहाँ पर एक कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच है, सही है। ये कार्बन 3 हाइड्रोजन्स के साथ, ये वाला कार्बन 2 हाइड्रोजन, सी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। देखिए आपने कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं, सही है। तो कार्बन ने 1 2 3 और एक इसके साथ बॉन्ड हो गया, सही है। अब ये वाला कार्बन एक कार्बन बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, 2 इसके साथ, तो इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड हो गए, तो इसका चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनेगा। इसी तरह इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है, 1 2 3 4। अच्छा, ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया प्रोपीन का। अब इसका कंडेंस फार्मूला किस तरह लिखेंगे? CH3 CH एंड CH2। दिस इज द कंडेंस फार्मूला। इसी तरह ये 2 एग्जांपल हो गए। ब्यूटीन आप खुद कर लोगे। एग्जांपल कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं अगर आपको यहाँ पे ना भी करूँ तो अभी कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या आप खुद कर सकते हो? मैं भी करा के दूंगा आपको, लेकिन वीडियो थोड़ा पास कर लो और अपने माइंड में खुद कर लो या अपने पेज पे खुद कर लो, फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो। देखिए आप अगर अपना माइंड खुद यूज़ करेंगे ना तो इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं तो आपको यहाँ पे क्लियर करवा दूंगा, लेकिन अगर आपने इसमें थोड़ा सा भी अपना दिमाग 5-6 सेकंड के लिए भी लगा दिया ना, क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा गलत हो जाएगा तो देख के सही कर लोगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? सही है, ट्राई कर लो, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको मैं ब्यूटीन का स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। ये हो गया कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए, सही है। अच्छा, ये ब्यूटीन है तो एक कार्बन में हमारे पास यहाँ पे एक कार्बन के साथ लाजमी डबल बॉन्ड होगा। हम अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं। अब इसकी वैलेंसी हम बराबर करेंगे। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4। अच्छा, इस वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं तो ये कर लेगा। इस वाले कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं तो ये 1 हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। इस वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। मतलब ये कि आपने हाइड्रोजन से जो कार्बन है इसकी वैलेंसी 4 रखनी है, कार्बन की वैलेंसी 4 है। इसका कंडेंस फार्मूला लिख लेंगे CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2। दिस इज द कंडेंस्ड फार्मूला ऑफ ब्यूटीन। सो हमने 3 अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर और कंडेंस्ड फार्मूला ड्रा कर लिए। इसको साफ करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है कि डिफाइन हाइड्रोकार्बन, ब्रीफली डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस। हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आप हाइड्रोकार्बन्स की डिफिनेशन करो और इसका इंपॉर्टेंस डिस्कस कर लो ब्रीफली, डिटेल के साथ। सो व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन क्या वाला है?
हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं। सो हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड्स formed or having carbon and hydrogen. Compounds having carbon and hydrogens are called हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। फिर इसमें हमारे पास होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास अल्केन्स आते हैं। अल्केन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे पास एटलीस्ट एक कार्बन ऐसा होगा जो या डबल बॉन्ड बनाएगा या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, एज फॉर एग्जांपल अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। सो हाइड्रोकार्बन हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं, और हमारे पास इसमें फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसकी अगर इंपॉर्टेंस डिस्कस कर लेना, सो दे आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। क्यों? मॉडर्न इंडस्ट्रीज और मॉडर्न वर्ल्ड किस चीज़ पर चलती है? दुनिया किस चीज़ की मुख्ताज है? जब जंग छिड़ जाए तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? जब हमें किसी जगह जाना हो तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? जब हमें आग लगाना हो तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? वो ज़रूरत होती है हमें फ्यूल की। फ्यूल हमारे पास जो जेट इंजन फ्यूल्स हैं, जो गाड़ियों में यूज़ होने वाला फ्यूल है, जो बड़ी गाड़ियों में डीजल एज फ्यूल यूज़ होता है, जितने भी फ्यूल के सोर्सेस हैं, जो हम घर में नेचुरल गैस यूज़ करते हैं, ये हमारे पास फ्यूल है। और दिस इज हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन है। गैस हमारे पास क्या है जो हमारे पास घर में गैस होता है? ये मीथेन है। ज़्यादातर 85 to 90% हमारे पास मीथेन होता है। जो हम गाड़ियों में जो पेट्रोल वगैरह यूज़ करते हैं, इट इज़ बेसिकली, इसमें हमारे पास मीथेन, साइक्लिक और अल्केन्स होते हैं, जो लार्ज स्ट्रक्चरल अल्केन्स हो गए, इसमें ये होते हैं। सो फ्यूल क्या है हमारे पास? ये हाइड्रोकार्बन है। इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। अब आते हैं इसके दूसरे यूज़ की तरफ, विच इज़ इन इंडस्ट्रीज। तो देखिए, आप अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन से बनी हैं। एग्जांपल मैं देता हूँ आपको प्लास्टिक की, रबर की, इंक की, पेपर की। ये हम हर रोज़ यूज़ करते हैं। फर्टिलाइजर्स की, पेस्टिसाइड्स की, इंसेक्टिसाइड्स की। ये क्या है? ये सब हमारे पास क्या है? और हाइड्रोकार्बन से। अभी आपकी दीवार पे जो पेंट लगी हुई है, जो डाई आप यूज़ करते हैं, ये हमारे पास क्या है? ये जिन इंडस्ट्रीज में यूज़ होती है वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स का यूज़ करते हैं। सो इट इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन इंडस्ट्रीज। इसी तरह जो वैक्सेस वगैरह होंगे, वैक्सेस वगैरह, इसी तरह जो हमारे पास मेडिसिन्स होते हैं, मेडिसिन्स जो हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हो गई, एंटी कैंसर ड्रग्स हो गई, एंटी मलेरियल ड्रग्स हो गई, एंटीबायोटिक्स हो गई, ये जितने भी हमारे पास मेडिसिन्स हैं जो हम मॉडर्न डेज में लैब में प्रिपेयर करते हैं, तो वो हमारे पास क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। इसी तरह जो हकीमी दवाइयाँ हैं पुराने ज़माने की, तो वो भी हाइड्रोकार्बन से बनी हुई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मॉडर्न डेज में और पुराने ज़माने से लेके अभी तक हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स की कितनी ज़्यादा यूजेस हैं। जो फूड में हमारे पास, जो फूड में हम मॉलिक्यूल लेते हैं, इनटेक करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, लिपिड्स, फैट्स एंड ऑयल्स, ये हमारे पास क्या हैं? ये हाइड्रोकार्बन्स ही तो हैं। सो हमारे पास हाइड्रोकार्बन ऐसे कहते हैं। और यूजेस मैंने आपको इतने बता दिए कि हाइड्रोकार्बन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। अच्छा, अब आते हैं डिफाइन हाइड्रोकार्बन ब्रीफली। ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, हाउ अल्काइल रेडिकल्स आर फॉर्म, डिस्कस इट विद एग्जाम्पल। हमें कहा गया है कि अल्काइल रेडिकल्स किस तरह फॉर्म होते हैं, आप इसको एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस कर।
So what is alkyl radical basically? Alkyl radical. अल्काइल रेडिकल की अगर हम डिफिनेशन करें ना, तो अल्काइल रेडिकल इज अ स्पीशीज दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अल्केन्स, दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स आफ्टर लूजिंग ऑफ इट्स हाइड्रोजन। जब अल्केन्स हमारे पास हाइड्रोजन लूज कर लेता है तो जो स्पीशी हमारे पास बनती है उसको हम कहते हैं अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल इज ए स्पीशी हमारे पास एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स को कहते हैं, सही है। स्पीशी में हमारे पास एटम, आयन और मॉलिक्यूल आते हैं। सो अल्काइल रेडिकल इज ए स्पीशी विच इज फॉर्म फ्रॉम अल्केन्स आफ्टर लूजिंग ऑफ इट्स प्रोटॉन। अल्काइल रेडिकल्स हमारे पास ऐसे स्पीशीज होते हैं जो हमारे पास ऐसे स्पीशीज होते हैं जो हमारे पास अल्केन्स से बनते हैं जब वो अपना हाइड्रोजन लॉस कर लेते हैं। एग्जांपल दे देते हूं मैं आपको मीथेन की, CH4 से अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर लें तो हमारे पास CH3 बन जाता है। अब ये जो CH3 स्पीशी है इट इज अल्काइल रेडिकल। इसी तरह ईथेन की C2H6, एक हाइड्रोजन इससे हटा दिया, C2H5, दिस इज अल्काइल रेडिकल। अच्छा, अल्काइल रेडिकल की जो हम जनरल रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो हम R से करते हैं। अल्काइल रेडिकल को हम जनरली, ये हम अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन है अल्कोहल की। तो ये जो ग्रुप है ये अल्काइल रेडिकल को शो कर रहा है, अल्केन्स को शो कर रहा है। सो अल्काइल रेडिकल्स को हम जनरली R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जनरल फार्मूला अल्केन्स ही की तरह होता है, लेकिन इसका एक हाइड्रोजन अल्केन से कम होता है तो इसका जनरल फार्मूला हम कुछ यूं लिखेंगे, CnH2n। अल्केन में +2 होता है तो यहाँ पर हम +1 लिखेंगे। इन नंबर ऑफ क्या कहते हैं, कार्बन एटम्स को शो कर रहा है। सो ये क्या है, ये इसका जनरल फार्मूला हो गया, इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गई, और ये वो फिनोमेना है जिससे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज अल्काइल रेडिकल। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लिस्ट सम यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमें कहा गया है कि आप हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ यूजेस बताओ। लिस्ट सम यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बहुत ही ज़्यादा यूजेस हैं। ये हम, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि ये हम फूड्स में यूज़ करते हैं, ये हमारे पास क्लोथ्स में यूज़ होता है, क्लोथ्स। ये हमारे पास मेडिसिन्स में यूज़ होता है। ये हमारे पास एज अ फ्यूल यूज़ होता है। ये हमारे पास एज केमिकल यूज़ होता है। सो ये इतने यूजेस हैं इसके। फूड में जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, ऑयल्स, ये हमारे पास क्या है, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इंतहाई अहम है, इनके सर्वाइवल के लिए इंतहाई ज़रूरी है। सो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पास क्या है, ये ऑर्गेनिक ही कंपाउंड्स ही तो हैं। इसका जो स्ट्रक्चर अगर आप देख लें तो ये कार्बन और हाइड्रोजन ही से तो मेनली बने हुए हैं। सो ये जो फूड्स में हम इनटेक करते हैं, दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो हम कपड़े पहनते हैं ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कपड़े हमारे पास फाइबर्स से बने होते हैं, फाइबर्स। फिर एक होता है हमारे पास नेचुरल फाइबर्स, जो हम कॉटन वगैरह और वूल वगैरह से हासिल करते हैं। कॉटन और वूल तो आपने सुना होगा ना। कॉटन हमारे पास उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, वो कॉटन क्या होता है, वो जो हम ज़मीन पे उगाते हैं, मालूचो, पश्तो में हम उसे मालूच कहते हैं। जो वूल होता है, ऊन हम उसको कहते हैं ऊन मड़ा दागतवी द गडुआगा वेख्तोता
ऊल को क्या कहते हैं उर्दू में इसे ऊन कहते हैं, सही है। अच्छा, अब ये जो नेचुरल फाइबर्स हो गए, अब सिंथेटिक फाइबर्स की तरफ आते हैं। एक होते हैं हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स में हमारे पास जो आते हैं वो हमारे पास नायलॉन, पॉलिएस्टर वगैरह आते हैं। ये नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर दोनों ही क्लोथ्स के लिए यूज होते हैं, क्लोथ्स के बनाने के लिए यूज होती हैं। और ये जो हमारे पास होती हैं, ये दीज फाइबर्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो ये क्लोथ्स का बनना भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं। जो हमारे पास मेडिसिन यूज होते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एंटी मलेरियल ड्रग्स, जो हमारे पास और जितने ड्रग्स हैं वो हमारे पास किस चीज़ से बने हैं? हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बने हैं। एंटी कैंसर ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, ये सब हमारे पास मेडिसिन ही से तो बने हैं। जो फ्यूल है हमारे पास, जो कोल को हम जलाने के लिए यूज़ करते हैं, पुराने ज़माने में कोल से ट्रेनें चलती थी, सही है। अच्छा, ऑयल वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, जो पेट्रोल हो गया, ये जो हम यूज़ करते हैं, इसी तरह जो नेचुरल गैस घरों में जो हम यूज़ करते हैं, इट इज़ फ्यूल एंड दिस इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो ये क्या है? ये भी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यूजेस हैं ना। इसी तरह मैंने आपको बताया कि इसके इंडस्ट्रियल यूजेस भी काफ़ी हैं। केमिकली हम इसको रबर बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, इंक बनाने के लिए, इसको हम फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम पेंट्स एंड डाइस में इस्तेमाल करते हैं। सो इसकी इतनी ज़्यादा यूजेस हैं। ये हमने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ यूजेस बताए। आई होप आपको इसका आइडिया क्लियर हो गया होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया है कि गिव द जनरल मोलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग होमोलोगस सीरीज अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया है कि आप अल्केन्स, और अल्काइंस का आप जनरल फार्मूला बता दो। गिव जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। तो देखिए, अल्केन का जो जनरल फार्मूला है CnH2n। ये CnH2n सब में है, CnH2n सब का है, सही है। अब अल्केन में हमारे पास बस सिर्फ CnH2n +2 है। अल्केन में हमारे पास +2 है, और आगे अल्कीन्स और अल्काइन में जितने, मतलब अल्काइन में दो कम है इससे, और अल्कीन में 2 कम है अल्केन से, और अल्काइन में 2 कम है अल्कीन से। समझाता हूँ किस तरह। अल्कीन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n +2। अल्कीन का जनरल फार्मूला है CnH2n। ये +2 हमने नहीं लिखा, सही है। अब यहाँ पर 2 इससे भी ज़्यादा, 2 इससे भी कम है, तो यहाँ पर CnH2n -2 हम लिख लेंगे। सो अल्केन CnH2n +2, अल्कीन CnH2n एंड अल्काइन CnH2n -2। आई होप, मतलब अगर आप इसे इस तरह याद कर लो तो आपको आसानी होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा गया है व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वोलेटाइल, एंड क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा गया है व्हाई आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज आर ऑलवेज सेम। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पहले आते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वोलेटाइल। व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वोलेटाइल। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वोलेटाइल क्यों होते हैं, मतलब ये आसानी से उड़ते क्यों हैं? अगर आप पेट्रोल को देख लें या आप स्पिरिट को देख लें, तो वो अगर आप हथेली में रख लें तो 1 मिनट में वो उड़ जाएंगे। इसकी वजह ये है ना, इसमें जो मेन रीज़न है ये है कि दे आर बेसिकली, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास क्या है? नॉन पोलर कंपाउंड है, और वी कैन से दे आर वेरी लेस पोलर।
जो कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो वो 0.5 से भी मेरे ख्याल में कम है। तो यही वजह है कि दे आर वेरी लेस पोलर, और वी कैन से दैट दे आर नॉन पोलर। नॉन पोलर होने की वजह से इनमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो लेस होती हैं। समझाता हूं किस तरह। देखिए ये हो गया CH4। लेट सपोज हमारे पास मीथेन पड़ा हुआ है, तो ये मीथेन क्या कर रहा है, ये बिल्कुल न्यूट्रल है, इस पे ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव। ये अगर दूसरे मीथेन के करीब होगा तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होगी, मतलब इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होगी। ये जो ग्रीन ग्रीन से मैंने आपको शो किया है, दिस इज व्हाट वी कॉल इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, यानी दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स को हम इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। ये काफ़ी कम होती है। जब ये कम होती हैं तो जैसे ही हम इसे इन्वायरमेंट में एक्सपोज कर लेते हैं तो मॉलिक्यूल आसानी से उड़ जाते हैं। इसके बरक्स जो पोलर कंपाउंड्स है, जिस तरह अगर हम वाटर की मिसाल ले लें, वाटर में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, ये वाटर का स्ट्रक्चर हो गया, ये H+ पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव। तो negative end will be attracted toward the positive end of other molecule. Oxygen, hydrogen partial positive, partial negative. यहाँ पर हमारे पास इसमें क्या है, this is hydrogen bonding। अब यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस आ रही हैं, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। दिस इज व्हाट वी कॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। सो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इनमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। तो जब हम वाटर को आम इन्वायरमेंट में रख लेते हैं और या हम स्पिरिट को आम इन्वायरमेंट में रख लेते हैं, तो वाटर अपनी जगह पे रह जाएगा जबकि स्पिरिट उड़ जाएगा। वजह यह है कि इनके मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो काफ़ी कम हैं। आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। व्हाई आर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज आर ऑलवेज सेम। हमें कहा गया है कि होमोलोगस सीरीज की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों होती हैं। सो सबसे पहले आप समझ लें कि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड किस चीज पर करती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज आर सेम। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाई, क्यों, बोले पूछिए। हाँ, अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले कि आप जान लें कि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं फंक्शनल ग्रुप पर। किसी एटम को, किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज उसके फंक्शनल ग्रुप की वजह से होती हैं। मैंने आपको बताया कि ROH एंड RCl मतलब ये हेलोजन है, तो ये हाइड्रोक्साइड फंक्शनल ग्रुप इस अल्कोहल को प्रॉपर्टीज दे रहा है, और ये क्लोरीन जो अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है ये अल्काइल हैलाइड को प्रॉपर्टीज दे रहा है। सो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज होती हैं तो वो फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करती हैं। वजह इसकी ये होती है कि दिस बॉन्ड एक्ट एज साइट फॉर रिएक्शन। रिएक्शन जो होगा तो वो फंक्शनल ग्रुप वाला बॉन्ड करेगा। रिएक्शन में फंक्शनल ग्रुप वाला बॉन्ड टूटेगा, मतलब कार्बन और OH का बॉन्ड टूटेगा। इसी तरह रिएक्शन में कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा। और जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं तो मतलब लेट्स सपोज CH2 और Cl का बॉन्ड है, CH2 CH3 CH2 और Cl का बॉन्ड, ये क्या है, ये दोनों होमोलोगस सीरीज में आते हैं। अब इनका फंक्शनल ग्रुप सेम है। फंक्शनल ग्रुप सेम है तो ये क्लोरीन का जो बॉन्ड है ये सेम ही टूटेगा। इसी तरह जो मीथाइल क्लोराइड है इसका जिस तरह ये वाला बॉन्ड टूटेगा, बिल्कुल इसी तरह इथाइल क्लोराइड का बॉन्ड भी टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड टूटेगा और यहाँ भी कार्बन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड टूटेगा। इसके बरक्स अगर हम मीथेनॉल की बात करें, CH3OH और CH3CH2OH, तो यहां पर ये होमोलोगस सीरीज है, सही है। सो
यहां पर इनका फंक्शनल ग्रुप सेम है तो इनका ये वाला बॉन्ड सेम तरीके से टूटेगा। अब अगर हम इन दोनों कंपाउंड को कंपेयर करें तो क्लोरीन के लिए जो बॉन्डिंग एनर्जी है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है क्लोरीन को तोड़ने के लिए, वो रिक्वायर्ड नहीं होगी कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी डिफरेंट लगेगी और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी डिफरेंट लगेगी। जबकि होमोलोगस सीरीज में जो बॉन्ड होते हैं तो ये सेम होते हैं। इस बॉन्ड के लिए जो एनर्जी लगेगी वही बॉन्ड के लिए इस बॉन्ड के लिए एनर्जी लगेगी। सही है, तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है बेसिकली वो सेम होती हैं, जबकि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो अल्काइल ग्रुप पर, बेसिकली डेंसिटी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये अल्काइल ग्रुप पर डिपेंड करती है कि कौन सा अल्काइल ग्रुप इसके साथ अटैच है। जबकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ये फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करती हैं। सो होमोलोगस सीरीज में हमें कहा गया है कि होमोलोगस सीरीज की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। सो सबसे पहले हम कहेंगे कि भैया जी केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं फंक्शनल ग्रुप पर। केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन फंक्शनल ग्रुप, और जो होमोलोगस सीरीज होता है, होमोलोगस सीरीज होता है, इसमें होता है सेम फंक्शनल ग्रुप। होमोलोगस सीरीज का फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। सही है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि होमोलोगस सीरीज में जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं। एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट द बॉन्ड बिटवीन कार्बन of alkyl group and functional group acts as site for chemical reaction। केमिकल रिएक्शन में हमेशा फंक्शनल ग्रुप और कार्बन का ही बॉन्ड टूटेगा। जो होमोलोगस सीरीज होता है उसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, तो उसका बॉन्ड जो होगा, जो केमिकल रिएक्शन होगा, जो केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड टूटेगा वो होमोलोगस सीरीज में सेम ही तरीके से टूटेगा। सो that is why the chemical properties of homologous series are same, because they have same functional group। so आते हैं अभी लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस पर ऑलरेडी मैंने डिटेल सी वीडियो बनाई हुई है, आपको दिख भी रही होगी, लिंक मैं आपको इस प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा, पार्ट बी आप देख लें। विच ऑफ दीज इज नॉट एन अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल। हमें दिए गए हैं कि इसमें से कौन सा अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है। सो देखिए, सबसे पहले आप जान लें कि सैचुरेटेड क्या है और अनसैचुरेटेड क्या है। सैचुरेटेड कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, और इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। ये इसका जनरल फार्मूला है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हमारे पास वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन के दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इनके फार्मूले हैं, जो डबल बॉन्ड होता है उसे हम अल्कीन कहते हैं, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे हम अल्काइन कहते हैं। इनके फार्मूले हैं CnH2n अल्कीन का फार्मूला और CnH2n-2 अल्काइन का फार्मूला है। सही है। अब हमें कंपाउंड दिए गए हैं C4H6, C6H6, C8H18 and C3H6। अब हमें इसमें से लिस्ट which of these is not an unsaturated compound। हमें कहा गया है कि इसमें हमारे पास कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो अनसैचुरेटेड नहीं है। मतलब इसमें ऐसा कंपाउंड कौन सा है जो सैचुरेटेड है, मतलब CnH2n+2 वाले फार्मूलों को फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले आप पहले कंपाउंड को देख लें, तो Cn की जगह 4 और H2 की जगह 2 4 are 8, तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे -2, ये अल्काइन है हमारे पास, ये वाला फार्मूला है। सो इट इज अनसैचुरेटेड। C6H6 बेंजीन है। बेंजीन आपने इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है,
ये भी हमारे पास अनसेचुरेटेड है, इसमें भी हमारे पास डबल बॉन्ड है। इसकी तरफ आते हैं C3H6 CnH2n, तो ये क्या है 2 3 6, तो ये इस वाले फार्मूले को फॉलो कर रहा है, अल्कीन है ये। बाकी बचा ये C8H2 into 8 plus 2, तो 2 2 16 17 18, 2 8 16 17 18, तो ये हमारे पास कौन से फार्मूले को फॉलो कर रहा है? C8H18 हमारे पास अल्केन को फॉलो कर रहा है, मतलब C8H18 हमारे पास क्या है? इट इज नॉट अनसेचुरेटेड, इट इज नॉट unsaturated compound, or we can say C8H18 is a saturated compound। सही है। अच्छा, अनसेचुरेटेड नहीं होगा तो जाहिर सी बात है सैचुरेटेड कंपाउंड होगा। इसके क्वेश्चन नंबर पार्ट सी की तरफ आते हैं। Define destructive distillation of coal. Name the different types of products obtained by the destructive distillation of coal. तो इस वाली वीडियो में मैंने ये टॉपिक काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए की तरफ आते हैं। कैटिनेशन। कैटिनेशन, व्हाट इज कैटिनेशन? क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। कैटिनेशन, कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकेज एबिलिटी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। सिंपल सी बात अगर मैं आपको कहूँ, इसमें कोई इतनी लंबी थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। कैटिनेशन कार्बन की वो एबिलिटी है जिसके ज़रिए कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। कार्बन के दूसरे कार्बन के साथ एटम बनाने वाली एबिलिटी को ही हम कैटिनेशन कहते हैं। सो वी कैन से दैट कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी of carbon. Catenation is the self-linking ability of carbon. This is what we call a catenation. अच्छा, how does catenation contribute to the diversity in organic compound? अब इस catenation ही की वजह से ये जो different types of organic compounds हमारे पाए जाते हैं ना, ये इस catenation ही की बदौलत है। कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। ये हो गया हमारे पास ईथेन, सही है, ईथेन। अच्छा, ये एक और कार्बन इसके साथ कंबाइन हो गया। प्रोपेन, एक और कार्बन इसके साथ कंबाइन हो गया। ब्यूटेन, एक और कार्बन इसके साथ कंबाइन हो गया। पेंटेन, एक और कार्बन। हेक्सेन, इसी तरह हेप्टेन, एक्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन। ये क्या बना रहा है? एक लंबा सा डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहा है, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना रहे हैं। ये कार्बन जोड़ते जाओ, न्यू कंपाउंड बनता जाएगा। सो कार्बन के जोड़ने की वजह से न्यू कंपाउंड्स बन रहे हैं। सो हमारे पास ये जो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ कैटिनेशन। और सेम मॉलिक्यूल के जो भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं वो भी कैटिनेशन की वजह से पाए जाते हैं। एग्जाम्पल मैं दे देता हूं आपको। एक हो गया हमारे पास ब्यूटेन की 1 2 3 4, ये ब्यूटेन का स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, सही है। यहां पर कार्बन स्ट्रेट चेन में क्या है? अरेंज है। इसको हम एन ब्यूटेन कहेंगे। अच्छा, अब CH3, इसको हम CH3 लिख लेंगे। CH3 और CH3, ये हमारे पास आइसो ब्यूटेन हो गया। सो कार्बन यहाँ पे स्ट्रेट चेन में अरेंज है, यहाँ पे कार्बन ब्रांच चेन में अरेंज है, तो सेम मॉलिक्यूल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं हमारे पास। दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ कैटिनेशन। सो कैटिनेशन ही की वजह से ये जो डाइवर्सिटी है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास बन रहे हैं, दिस इज एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ कैटिनेशन। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। What information about a compound is provided by a structural formula? हमें कहा गया है कि एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमें किसी कंपाउंड के बारे में क्या खबर देता है। What information does be about a compound is provided by a structural formula? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए। हमें कहा गया है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला हमसे हमें क्या पता चलता है। तो सबसे पहले नंबर एंड टाइप्स ऑफ कार्बन एटम जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं किसी स्ट्रक्चर में। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक
स्ट्रक्चर है। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारे पास लेट सपोज क्लोरीन अटैच हो गया, यहाँ पर लेट सपोज हमारे पास OH ग्रुप अटैच है। सो हमारे पास ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें नंबर बता रहा है कि इसमें कितने नंबर के कार्बन मौजूद हैं। हमारे पास इसका फार्मूला होगा CH1 2 3 4 4 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन है, H8 हमारे पास Cl एंड OH। ये हमारे पास क्या है, ये एक स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें क्या बता रहा है, नंबर ऑफ एटम्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम दैट आर अरेंज्ड इन अ मॉलिक्यूल, दैट आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं और किस टाइप ऑफ एटम, कौन कौन से टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, ये हमें बताता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। This structure formula also tell us about the geometry of organic compound। ये structure formula हमें जो है वो geometry बताता है किसी compounds की। देखिए एक होते हैं हमारे पास लेट सपोज कार्बन, ये क्लोरीन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ये हाइड्रोजन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक सिस फॉर्म है एक ट्रांस फॉर्म है इसका। सो स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें इसकी ज्योमेट्री बताता है कि कौन कौन से कार्बन का कौन सा एंगल बन रहा है और किस टाइप ऑफ एटम्स की अरेंजमेंट किस तरह हुई है। एक है हमारे पास सिस फॉर्म में और एक है हमारे पास ट्रांस फॉर्म में, सही है। तो ये हमारे पास नंबर इन टाइप ऑफ एटम्स बताता है। इट टेल अस अबाउट द ज्योमेट्री के किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है। ये हमारे पास बॉन्ड अरेंजमेंट बताता है कि बॉन्ड्स की अरेंजमेंट किस तरह हुई। इट टेल अस अबाउट बॉन्ड अरेंजमेंट किस तरह। देखिए कार्बन 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 डबल बॉन्ड कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। बस कार्बन की आपने 4 वैलेंसी बनानी है, कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो बॉन्ड, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें क्या बता रहा है, बॉन्ड अरेंजमेंट बता रहा है। हमें बता रहा है कि किस पोजीशन पर डबल बॉन्ड मौजूद है। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी मौजूद हो सकता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी मौजूद हो सकता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी मौजूद हो सकता है। हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला से पता चलेगा कि बॉन्ड की अरेंजमेंट किस तरह हुई है। हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला से पता चलेगा कि फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन में के साथ अटैच है। फंक्शनल ग्रुप अरेंजमेंट के बारे में भी हमें ये बताता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट बी की तरफ आते हैं, जिसमें हमें कहा गया है हाउ आर स्ट्रक्चर फार्मूला यूज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट बी में हमें कहा गया है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरह यूज होता है। तो देखिए ये हमारे पास इस तरह यूज होता है बिकॉज इट शोज द difference in molecules having same molecular formula। ये हमारे पास उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिफरेंस बताता है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। फॉर एग्जाम्पल इथाइल C2H5OH और डाइमीथाइल ईथर CH3। अगर इन दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें पता ना होता तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही है, वो है C2H6O।
ये दोनों का स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला ही हमें इसका डिफरेंस शो कर रहा है कि ये अल्कोहल है और ये ईथर है. सो इट शोज द डिफरेंस इन अ मॉलिक्यूल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला. It shows the difference in a molecule having same molecular formula. It shows the difference between alcohol and ether having same molecular formula. I hope मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर क्लियर कर दिया होगा. It is used to understand the reaction mechanism and is also used to understand the bonding between various atoms. ये हमारे पास रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए भी यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, ये अल्डिहाइड है, कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके अगर अटैक कर रहा है ना, तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला ही आपको शो कर रहा है रिएक्शन मैकेनिज्म के रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरह हो रहा है, किस तरह ये न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैक इसने कर लिया और कार्बन ने अपना एक ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हुआ, इसका स्ट्रक्चर कुछ यू बन गया, फिर इसके साथ एक और हाइड्रोजन अटैच हुआ और इस तरह मतलब प्रोसेस होता गया. तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला ही हमें रिएक्शन मैकेनिज्म बताता है और स्ट्रक्चर फार्मूला ही हमें बॉन्ड अरेंजमेंट बताता है. सही है. तो इसी तरह हम स्ट्रक्चरल फार्मूला यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट ए की तरफ आते हैं. What do the term saturated and unsaturated means when applied to hydrocarbons? हमें कहा गया है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का क्या मतलब है जब हम इसे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का क्या मतलब है जब हम इसे हाइड्रोकार्बन्स पर अप्लाई करते हैं. तो सैचुरेटेड कंपाउंड हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. अल्केन्स आर सैचुरेटेड कंपाउंड. इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 है. सही है. अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हमारे पास जब हाइड्रोकार्बन्स होते हैं तो वो हम ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें कार्बन का डबल बॉन्ड या कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. इनका जनरल फार्मूला अल्कीन का CnH2n है, अल्काइन का CnH2n-2 है. सो सैचुरेटेड हम कंपाउंड हमारे पास अल्केन्स हैं, जबकि अनसैचुरेटेड हमारे पास अल्कीन्स और अल्काइंस हैं. मतलब अनसैचुरेटेड हम कंपाउंड्स हमारे पास वो कंपाउंड्स हैं जिसमें हमारे पास कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड या कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. तो जब हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स में, तो बेसिकली हम कार्बन सिंगल बॉन्ड को सैचुरेटेड और कार्बन डबल और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को अनसैचुरेटेड कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट बी की तरफ आते हैं. व्हाट अदर मीनिंग्स डज दीज टर्म्स हैव इन केमिस्ट्री? हमें कहा गया है कि इन टर्म्स का और क्या मतलब है. सो देखिए, सैचुरेटेड हमारे पास स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं. ये हमारे पास नॉन रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं. इनमें हाइड्रोजिनेशन नहीं होती, मतलब इसके साथ हम मजीद हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकते. दे आर स्टेबल. जबकि अनसैचुरेटेड हमारे पास बेसिकली अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं. अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं. अनसैचुरेटेड मीन्स अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं. अनस्टेबल मीन्स दैट दे आर, मतलब ये हमारे पास लेस रिएक्टिव होते हैं. रिएक्टिव कंपाउंड्स, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, ये हमारे पास अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं. अनस्टेबल मीन्स दे आर मोर रिएक्टिव. इनमें हाइड्रोजिनेशन होती है. सो जो अदर टर्म्स है केमिस्ट्री में, हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स हम स्टेबल कंपाउंड्स को कहते हैं, लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स को कहते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें हाइड्रोजिनेशन होती है. जबकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हम अनस्टेबल कंपाउंड्स को कहते हैं. हम मोर रिएक्टिव कंपाउंड्स को अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं. हम उन कंपाउंड्स को जिनमें हम मजीद हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, उन कंपाउंड्स को हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं. आई होप मैंने आपकी क्वेश्चन नंबर बी का आंसर भी क्लियर कर दिया होगा.
क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट सी की तरफ आते हैं। क्लासिफाई अल्कीन्स, अल्केन्स, अल्काइंस एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स आर एज आइदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। हमें कहा गया है कि अल्कीन्स, अल्केन्स, अल्काइंस और जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं तो ये सैचुरेटेड है हमारे पास या अनसैचुरेटेड है। तो देखें, जो अल्कीन्स होते हैं इनमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जो अल्कीन्स होते हैं इनमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एटलीस्ट दे विल हैव वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जो अल्काइंस होते हैं इनमें एटलीस्ट कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जबकि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं इनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है। सो अगर आप गौर कर लें तो अल्कीन्स में, अल्काइंस में और बेंजीन रिंग मतलब एरोमेटिक कंपाउंड में, इन तीनों में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, जबकि एरोमेटिक कंपाउंड में भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है। सो सैचुरेटेड कंपाउंड्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमारे पास वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। सो अल्कीन्स, अल्काइंस एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स आर अनसैचुरेटेड, जबकि जो हमारे पास अल्केन्स होते हैं, अल्केन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जिसमें कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसको हम एज असैचुरेटेड कंपाउंड क्लासिफाई करते हैं। सो अल्कीन्स, अल्काइंस और एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारे पास अनसैचुरेटेड हैं, जबकि अल्केन्स हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड्स में आता है। अच्छा, अब आते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। हाउ कैन यू एक्सप्लेन द टर्म होमोलोगस सीरीज। ये वाली टॉपिक भी मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इस वीडियो को पूरा देख लें, आपको और भी फ़ायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी जो है, हाउ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन आर नेम्ड, ये भी मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, पार्ट सी की तरफ आता है। नेम द स्ट्रेट चेन अल्केन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमें कहा गया है कि कार्बन 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको आप नेम दो। ये जो लाइन्स है ये हाइड्रोजन को शो कर रहे हैं। सो नेमिंग में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि हम लार्ज चेन को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट 4 के लिए हम मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन यूज़ करेंगे, जबकि 5 और 5 से आगे जो हैं इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। देखिए, हम 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हमारे पास हेक्सा यूज़ होता है, 7 के लिए हिप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नोना और 10 के लिए डीका। सो यहाँ हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 और इसके लास्ट में हम एन लगाएंगे, ANE। सो हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कार्बन से है हमारे पास, तो हम यूज़ करेंगे 8 के लिए ऑक्टा और हम लास्ट में इसके एन लगाएंगे, ऑक्टेन। सो ये इसका नेम हो गया। हमने इस स्ट्रेट चेन C8, इसमें 8 कार्बन है और 18 हाइड्रोजन है। 18 हाइड्रोजन आप काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इसमें हमारे पास 18 हाइड्रोजन है, 8 कार्बन है और इसको हम ऑक्टेन कहेंगे। आई होप आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के आइडियाज़ क्लियर हो गए होंगे। अभी भी समझ नहीं आया तो हम किस लिए हैं, आपकी खिदमत के लिए ही तो है ना। सो इस चैप्टर के MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस भी हमने कर लिए। इस चैप्टर को हमने टॉपिक वाइज भी कर लिया। आपको मैं ये ऑप्शन भी दे रहा हूँ कि अगर आपको कुछ चीज़ ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, यार आपको और क्या चाहिए। बस सिर्फ अभी भी इस चैप्टर में मसला हो, इससे पिछले चैप्टर में मसला हो, उससे पिछले चैप्टर में मसला हो, वो सारे के प्लेलिस्ट मैंने बनाए हुए हैं, ये देख लो। बस अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर लो, हमें अपनी दुआओं में याद रख लो, एक अच्छा सा कमेंट कर लो बस। और हमारी तरफ से आपको और कोई मतलब नहीं है हमारा, हम चाहते हैं कि आपको आसानी हो। बाकी मेरी जान, मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।